सो आज फर्स्ट क्लास है और आज फर्स्ट क्लास में मैं बता दूं कि अपने 6 डेज़ का प्रोविज़न रखें। पहले प्लानिंग कर ले रहे हैं कि कैसे कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या करना है, अपना गोल क्या है, आपका पूरे सब्जेक्ट में मतलब कि सिलेबस में इस सब्जेक्ट का रोल कितना है, ये सारी बातें जानना ज़रूरी है। नंबर 1 कि मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब कि बुक कीपिंग नहीं। अकाउंटिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रिकॉर्डेड डेटा इनटू द इंफॉर्मेशन। अपने अकाउंटिंग चालू कर रहे हैं मतलब कि इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने वाला काम करेंगे। और अकाउंटिंग सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स के लिए। इसमें एग्जाम में आपका पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है जो कि 20 मार्क्स का रहता है एंड दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रहता है। तो यदि हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें आपके आते हैं 6। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पैटर्न जान के रखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके होंगे 6 ऑफ इक्वल मार्क्स, यानी कि 20 मार्क्स के हर क्वेश्चन है, जिसके अंदर में आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बेस करके रहता है, एएस, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके 20 मार्क्स के रहते हैं। 6 तो गिन के नाम से 6-7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बहुत इजी। यानी यदि कोई ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लेता है तो दैट मीन्स कि उसके लिए 20 मार्क्स सिक्योर्ड हो गया। और राइटअप है, जितना स्ट्रांग राइटअप होगा यहीं पर डिफरेंस क्रिएट होता है। और दूसरा डिफरेंस क्रिएट होता है स्पीड पर, कि आपका स्पीड कितना है। अकाउंटिंग सब्जेक्ट आपका 2 चीज़ जरूर ढूंढता है, एक है एएस आपका कितना स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन दैट। और दूसरा कि आपका जो क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट करने का आपका स्पीड कितना है, टेम्पो, तो वो स्पीड देखता है। सो क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी एंड आपको टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कितना, सो रेस्ट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, यानी आपको 4 क्वेश्चंस और करने। पहले इंस्टीट्यूट क्या करता था और अभी क्या करता है, पहले एक एक क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का दे देता था, ठीक है, 20 मार्क्स का, और बोलता था करो। मैंने टोटल आपको 5 क्वेश्चन ही करना होता था। पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये हम लोग के ज़माने की बात करें, बहुत ईजी होता था बेटा हम लोग के समय में चार्टर्ड बनना। और आप लोग के लिए इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन डालते जा रहा है इंस्टीट्यूट। बोलता है कि नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग बनने के बाद वही लोग पढ़ाते हैं, तो वो लोग बच्चे लोग को बता देते हैं कैसे क्या होता है। तो मैं अब सिचुएशन को टफ करूँगा, यानी नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं। तो नेक्स्ट लेवल क्या है, बोलते हैं कि पहले जो 20 मार्क्स में आता था वो अब 10 मार्क्स में आता है। मतलब जो पहले 20 मार्क्स में अपने को करने को मिलता था अब 10 मार्क्स में ही आ जा रहा है। इसका मतलब पहले ऑल टुगेदर यू आर डूइंग 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड 1 थ्योरी, अभी आपको 8 प्रैक्टिकल करने और 1 थ्योरी करना है। तो हमें जो मैं समझ पाया हूँ इतने साल में, जो 4-5 साल में मैंने पढ़ाया, कि हमें यदि मेहनत करना है ना तो स्पीड के ऊपर करना है। एंड स्पीड विल कम ओनली व्हेन योर ब्रेन इज वर्किंग फास्ट, एंड योर ब्रेन विल वर्क फास्ट ओनली इफ यू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और वो सब मेरे ऊपर छोड़ो, मेरे प्लान के अनुसार चलो, सारा चीज़ मेरे ऊपर है। इस बार मैं खुद आपका सक्सेस का और फेलियर का दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं लूँगा। तो इसका मतलब मैं अपने साइड से कोई भी माइनस नहीं होने दूंगा। आ जाते हैं कि अपने स्पीड आएगा कैसे, तो अपने स्टडी प्लान क्या है। तो अपने नेक्स्ट है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान में आए तो अपने सबसे पहले आपको एक मैट दिया गया है। कुछ लोग कंफ्यूज मत होना, पहले भी प्रोविजनल बैच में यही वाला मैट का दिया गया था, लेकिन इसमें और उसमें बहुत अंतर है।
ये पूरा सिलेबस है आपका इस बार, और पहले वाला मैथ में सिर्फ और सिर्फ गिन के 5 या 6 चैप्टर था, तो डिफरेंस हो गया। इस बार ये मैथ को कंप्रेस्ड कर दिया गया है, और कुछ अलग से आपको सॉल्यूशन भी पहले इस मैथ में था, वो हटाकर अलग से आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे का गंदा आदत होता था। ऐसा हम लोग क्यों किए, क्वेश्चन है पीछे सॉल्यूशन है, अभी इतना आसानी से नहीं मिलेगा आपको। सॉल्यूशन आपके मेल में पड़ा है, बेटा मेल खोल लेना, थोड़ी देर बाद खोलना, पहले कर ले, देख ले, ये इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो स्टडी प्लान ये है कि फर्स्ट अपने कंप्लीट करेंगे, पहला कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो दिया गया है, SSEI स्टडी मैट। एक बच्चा पूछा, सर जी क्या इंस्टीट्यूट का मैट हम पढ़ें, पूछा मेरे से कि क्या इंस्टीट्यूट का मैट से हम पढ़ लें, सही रहेगा? तो आंसर है पढ़ सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोग जो मेरे मैट में सम्स है ना, जितना पहला बात उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, एंड नंबर 2 इसमें स्टडी मैट कवर्ड है। सर RTP कवर्ड, MTP कवर्ड, पास्ट पेपर कवर्ड, और सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर्ड। बोला एक्स्ट्रा कहाँ से लाए आप, कहाँ से लेकर आए? बोला देखो P1 था पहले बेटा, एक्स्ट्रा कहाँ से आप लेके आए इंस्टीट्यूट का? बोला P1 था पहले। बोला वो P1 का क्वेश्चंस भी मैंने जुगाड़ किया और डाला हुआ है। इसका मतलब इसके बाहर बचता ही नहीं है। जब भी पेपर उठा के देखता हूँ मैं, कभी भी पेपर इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा हूँ। क्यों? मेरे को पता है उसी में से है, देख लो मिला लेंगे, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसका मतलब इसके बाहर नहीं करना है, ठीक है? और इसके बाहर का कुछ भी आ गया तो वो शक्ति या पावर you have and you will be able to utilize your brain and you will crack it, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कंप्लीट SSCI स्टडी मैट हम लोग का पहला टारगेट होना चाहिए। दूसरा, मैं आफ्टर ईच चैप्टर, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 चैप्टर्स वी विल हैव रिवीजन क्लास। तो एक रिवीजन हो जाएगा जिसमें मैं समराइज्ड वे में पूरा 3 चैप्टर पढ़ा दूंगा। तो आपने यदि आप भूल भी गए होंगे तो मैं तो आपको भूलने नहीं दे रहा हूं, और मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा टेस्ट के लिए घर में पढ़ के मत आना प्लीज। यदि तुम पढ़ के आया ना तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है ये। क्यों? बोलेंगे सर नहीं, सब कोई तो बोलता है पढ़ना है घर में। मैं बोल रहा हूं इस बार घर में नहीं पढ़ना है। हम लोग यहीं पे मेहनत करेंगे, बट यहाँ पे जी जान से मेहनत करना, यहाँ पे मड़ा हुआ मत आना। होता है ना, दिन भर तो सुबह से ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं, स्टार्ट हुआ आज से आप लोग का रूटीन वैसे, तो बोले सुबह से पढ़ते रहेंगे, पूरा वीक पढ़ते रहते हैं, तो लास्ट में क्या होता है, ये 2 बजे का टाइम होता है, इसके पहले ही लंच करते हैं, नींद आता है। भात कम खाओगे, रोटी कम खाओ, चाय पियो थोड़ा, और हेल्थ का पूरा ध्यान रखो। गारंटी है अच्छा लगेगा सब्जेक्ट तभी जब आता रहेगा हमें। तो कंप्लीट SSCI स्टडी मैट, देन रिवीजन आफ्टर। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, मेरा प्रॉमिस कि आप ही याद दिलाएंगे सर 3 चैप्टर हो गया, रिवीजन किधर है? वादा तो किया ही जाता है, किस लिए? बोलो फटाफट से, तोड़ने के लिए। तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा मेरा नहीं है। मेरे को पता है तुम यहाँ पर मतलब एडमिशन ले लिया है, और इसके बाद मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हें अच्छा कराऊं। तो ऐसा कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ कि अब एडमिशन तू लेगा, डेमो नहीं करने आया है, रजिस्टर्ड है। तो रिवीजन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 chapters. Once 3 chapters completed, एक बार जैसे ही 3 चैप्टर एंड रिवीजन कंप्लीटेड, उसके बाद होगा आपका टेस्ट स्टार्ट। टेस्ट में कभी ये नहीं बोलना सर कौन सा चैप्टर आ रहा, फिर कभी ये मत पूछना। एक होता है ना सर सिलेबस क्या है, मैं पढ़ने बोल ही नहीं रहा हूं, तो देन व्हाई यू आर आस्किंग फॉर सिलेबस? जब पढ़ने बोला जाता है तब बोला जाता है सर क्या पढ़ना है, और मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं पढ़ना है। इसका मतलब टेस्ट आपको कैसे देना है, तो सीधा सा बात है, बिना पढ़े आना है, और क्यूमुलेटिव टेस्ट है एवरी सैटरडे। तो अभी नहीं होगा, जैसे कल है तो कल क्या टेस्ट लूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अपना टेस्ट प्लान है
कि अपने अराउंड 26 टेस्ट कंडक्ट करेंगे टोटल, लास्ट तक, एग्ज़ाम तक के पहले तक में 12-13 टेस्ट इधर के लिए और 10-12 टेस्ट उधर के लिए। हम मान के चले हैं कि हमको टोटल 26 वीक्स मिल रहा है, 6 महीना में हमको अल्टीमेटली 26 टेस्ट ले लेना है। तो 2-3 वीक इधर लेट होके स्टार्ट होगा और बाद में टुवर्ड्स द एंड तुम आओगे नहीं, तो उस समय भी हमारा, लेकिन हम इस बार चाह रहे हैं कि तुम आओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होगा एवरी सैटरडे टेस्ट ऑन एवरी सैटरडे। उसके नीचे लिखना रिमार्क्स में, डोंट आस्क सिलेबस। नॉर्मली लोग इसी का पूछते हैं, सर आ क्या रहा है, ठीक है। तो ये हमारा स्टडी प्लान है। मुझे ऐसा लगता है इस बेसिस पर हम लोग बीट कर पाएंगे। और ये भी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट शेयर, नहीं तो लोग कॉपी पहले कर लेते हैं तो आप पीछे रह जाओगे। अपने प्लान को किसी से शेयर मत करो। मैं ये वीडियो यूट्यूब में नहीं डालूंगा, ये पक्का है। अच्छा, मैं जितना कमिटेड यहाँ पे लिख रहा हूँ कमिटेड होके, उतना कमिटेड करवाऊंगा भी। तो हो सकता है कि मैं बना रहा हूँ प्लान, जैसे इस बार अर्ली स्टार्ट करने का प्लान था SSCI का, सब ने स्टार्ट कर लिया, ठीक है। और आपको साउथ का रिजल्ट, मतलब साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया का रिजल्ट या आप नॉर्थ इंडिया का रिजल्ट कोलकाता से हमेशा बेटर होता है। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि वो लोग पहले स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनको मिलता ही है, जो कि कोलकाता पीछे चलता था। कोलकाता का रिजल्ट रैंकर्स भी आते हैं यहाँ पे, बट द थिंग इज दैट ओवरऑल रिजल्ट खराब होता है। मतलब कि परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो एग्रीगेट में रिजल्ट खराब होता है। तो हम लोग उसको चेंज करने वाले हैं। इस बार हम लोग इंस्टीट्यूट को मजबूर कर देंगे, मार्क्स तो आपको देना ही होगा। अब आते हैं सक्सेस मंत्रस, यानी कि अल्टीमेटली आप ग्रुप को क्लियर कैसे करेंगे। सॉरी बेटा, तू CMA का है तो तुमको ये सारी बातें सुन के अच्छा नहीं लग रहा होगा अभी। और कोई CMA का है क्या? आप भी CMA इंटर के हो तो आप लोगों के लिए अलग से गाइडेंस है, तो आपके लिए अलग से क्लासेस भी कुछ है। ये कॉमन क्लासेस है, लेकिन आपको अभी ये ध्यान रखना है कि मैं अभी जो प्योरली गाइडेंस कर रहा हूँ, टेस्ट आपके लिए भी है, रिवीजन आपके लिए भी है, सब कुछ आपका है, लेकिन जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं वो प्योरली CA की बात कर रहा हूँ मैं। आपके लिए ये सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंस रखता है पूरे, यदि आप सिलेबस में बात करें तो इंस्टीट्यूट ने इससे 25% का वेटेज दिया है। यानी आपके बोल सकते हैं इसे डिग्री ऑफ कंट्रोल, मतलब कि आपके सिलेबस का 25% यानी 200 मार्क्स कवर्ड अकाउंट्स में, तो 200/800 इज इक्वल टू 25%। एंड ऐसा बहुत बार देखा गया कि बच्चा जाकर कहीं ना कहीं EISM एक सब्जेक्ट है, सुने होगे तुम लोग कि बहुत खतरनाक सा सब्जेक्ट है। जब रात में नींद ना आए, बच्चा ना सोता हो, तो माँ कहती है बेटा EISM पढ़ ले बेटा EISM, नींद आ जाएगी। तो नॉर्मली लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन आप भी ऐसा सोचेंगे तो ये एक गलत स्टेप होगा। आपको मैं बता दूं, जिस सब्जेक्ट में दुनिया का सुनो कि वो डर रहा है, तुम उसी को अपना स्ट्रेंथ बनाओ। यानी आपके लिए वो सब्जेक्ट मजबूत करना ज़्यादा ज़रूरी है कि यू शुड मेक इट स्ट्रॉन्गर, सो दैट आप एग्ज़ाम में उसे डरो नहीं। अच्छा, ये सारी सब्जेक्ट लर्न करने का है। आप ट्यूशन किसी से भी लेना, अच्छा बात है। मैं किसी टीचर को मैं इसके लिए ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये अच्छा है ये ख़राब है, टॉप से लेना, लेकिन फिर भी आपको खुद से लर्न करना ही पड़ेगा। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे आपका परफॉर्मेंस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका लॉ जो फाउंडेशन में था, आप देख सकते हैं कि उसमें आपका मार्क्स क्यों नहीं आया। बाद में क्या होता है, वी ऑलवेज क्रिटिसाइज आवर टीचर्स, और अच्छा मार्क्स आने से हम लोग सारा गुडविल टीचर्स को ही दे देते हैं या खुद को देते हैं। नॉर्मली हम लोग जब खराब आता है ना तो क्रिटिसाइज टीचर्स को कर देते हैं ऑन व्हाट बेसिस कि ये टीचर शायद ठीक से नहीं पढ़ाया, इसलिए मेरा इसमें 60 में आया, 50 में आया।
अकाउंट्स के टीचर तो फाड़ के पढ़ाए थे, 90 आया। मैथ्स के टीचर अच्छा पढ़ाए, 100 आया। और क्या बोलते हैं, इको के टीचर एकदम ज़बरदस्त पढ़ाए, 95 आया। ऐसा मार्क्स आया। लेकिन द थिंग इज़ दैट लॉ सब्जेक्ट प्रैक्टिकल था, राइटिंग में था। ये आप जब तक नहीं पकड़ेंगे, नहीं समझेंगे। ये मैंने पर्सनली जो इस बार आपका रैंक भी लेकर आए उन लोगों को भी समझाए, आप लोगों को भी क्लास में बोलता रहा कि लॉ लर्न करो, लर्न करो, लर्न करो। जिन्होंने वो चीज़ फॉलो किया है दे गॉट गुड मार्क्स, जिन्होंने नहीं किया वो समझ तो रहे हैं बट लिख रहे हैं अपना लैंग्वेज। और आपका लैंग्वेज कितना माशा अल्लाह, खुद को कभी पढ़ा दिया जाए तो चांसेस कोमा में जा सकते हैं। मैंने देखा है मेरे बहुत सारे फ्रेंड, हम जहाँ रहते हैं आपको बता दूं, वहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, क्या 10 मतलब क्या 25 भी नहीं, 50 भी नहीं, मोर देन 100 चार्टेड अकाउंटेंट्स आर स्टेइंग फैमिली के साथ। यानी हमारा, मैं कभी ये सब चीज़ एक्सप्रेस नहीं करता हूँ कि हमारे यहाँ कॉपी भी आता है, हम लोग देखते हैं, कॉपी चेक करने वाले लोग हैं हमारे कॉम्प्लेक्स में, प्रैक्टिशनर हमारे कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, टॉप कंपनीज में काम करने वाले हमारे कॉम्प्लेक्स में ही हैं, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है। दैट मीन्स कि मैं वो नॉलेज आपसे शेयर कर सकता हूँ वक्त आने पर। तो उनका कुछ कमेंट था, लॉ का पेपर, विनीत जी हैं, इज अ नंबर 1 टैक्स मतलब डीटी प्रैक्टिशनर, वो भी सारा केसेस देखते हैं जो असेसमेंट प्रोसीजर में टकता है। आईटी रिटर्न लगाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं जानता हूँ, वो तो चार्टर्ड होते ही नहीं है। वो लोग आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट का कमाई उस पर नहीं है कि ला बेटा तुम्हारा इनकम टैक्स रिटर्न लगा दे रहे 5,000 दे देना, उसके लिए नहीं है, या टैक्स ऑडिट करने वाले। सीए की कमाई कब होती है, जब उनका क्लाइंट जो है ना वो फंस जाए, कहाँ पर, कोई मामले में रेड हो जाए, टैक्स ऑडिट हो जाए, तो सीए की कमाई होती है बेटा। वो एक ही दुआ करता है, एक उसी दिन को सोचकर वो रोज दाना खिलाते रहता है मुर्गी को, एक दिन तू बड़ी होगी और बड़ी हो जाएगी और मैं इस मुर्गी को हलाल करूंगा। सीए लोग का यही बिजनेस है बेटा, प्यार से घर नहीं चलता, ये चलता है आपका कमाई से। और कमाई से घर चलेगा कब, जब सीए के घर में कमाई ऐसा वाला है। तो जैसे ही क्लाइंट से तुम मांगेगा ना कि ये काम का 25,000 दे दीजिए, क्लाइंट बोलेगा किस बात का, आप किस बात का डिमांड कर रहे हो, तो वो अल्टीमेटली देना नहीं चाहता क्लाइंट। लेकिन जहाँ पे क्लाइंट पकड़ा जाता है, उसका गला फंस जाता है और वहाँ पर निकलता है, जो फिल्म रेड देखे तो वैसा गोल्ड निकलता है, दीवार फाड़ के, मतलब बोलते हैं दीवार फाड़ के गोल्ड निकल रहा है, जमीन का सीना चीर के सोना निकाला जा रहा है, आसमान को मतलब आसमान को भी फाड़ के सोना निकाला जा रहा है। बोला वैसे हालात में क्या हो रहा था, तो बोल रहे थे वैसे हालात में वहाँ पर अगला ऑफर करेगा कि मैं आपको देता हूँ ये चीज़, बचा लो मुझे। तो उसमें सब कमाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर एंड वो आदमी भी अपना बचाता है। तो अल्टीमेटली सीए का कमाई स्कूटनी में फंसने से आता है। आपको बता दूं, एक एक केस के लिए वो लोग कमीशन बेसिस या 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे फीस डिमांड करते हैं कि मैं इस केस से निकालूंगा आपको, मेरा फीस होगा से 50 लाख रुपए। वो 50 लाख के लिए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड बनता है। आप मत सोचिएगा, तब तो वो आपका जॉब जो हो जाएगा वो लेबर का हो जाएगा। आईटी रिटर्न लगाइए, क्लाइंट घूमते रहिए, वो क्लाइंट आके कल बोलेगा मेरा रिटर्न तो 4,000 में लगा रहा, आप 5,000 में लगाते हो, मेरा फाइल दे दो। इसका लड़ाई नहीं है भाई। तो पहला बात, तो मैंने आपको ये बताया कि अकाउंट सब्जेक्ट और सीए के बारे में मैं थोड़ा बताने लग गया। तो कॉपी ऐसे पढ़ो, ऐसे लिखो कि कॉपी पढ़ने वाला बोले कि भाई इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, आई हैव टू गिव फुल मार्क्स। तो मैं थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी जाकर आपको बोल दिया, अपने सब्जेक्ट के बारे में बोलते हुए कि थ्योरेटिकल पेपर लर्न करना होगा, देयर इज़ नो शॉर्टकट, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे थ्योरेटिकल पेपर में सभी आ गया, लॉ, ऑडिट, EISM, ठीक है। और प्रैक्टिकल में आप जानते ही हैं, अकाउंट्स है, आपका FM है, कॉस्ट है और टैक्स है, ये सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है।
विथ अंडरस्टैंडिंग लाना होगा, नहीं तो आप इसको भी लर्न करने लगेंगे तो परफॉर्मेंस तो होगा बट बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे, फंस जाएंगे, जब केस स्टडीज आएगा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आपको लॉजिकली पढ़ना है और जहाँ पे थ्योरेटिकल पेपर है वहाँ पे लर्न भी करना है। तो 25% वेटेज है, दैट मीन्स आपको फुल इंपॉर्टेंस देना है। हम लोग सबसे पहले अकाउंटिंग कंप्लीट करेंगे। टारगेट हमारा यदि सैटरडे क्लास लेना हुआ तो हम सैटरडे भी लेंगे, क्योंकि मेरा वो फुल है, मंडे टू सैटरडे मेरा क्लास है। टेस्ट नहीं होगा तो मैं क्लास ले लूँगा, ताकि मैं जब ज़्यादा पढ़ाना चाहता हूँ विद इन द लिमिटेड टाइम, तो उसका मतलब है मैं एक भी दिन वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए सैटरडे भी क्लास है। आप दिमाग में डाल दीजिए मंडे टू सैटरडे आप मेरे हो, ठीक है? मंडे टू सैटरडे आप मेरे हो और संडे आप अपने को किसी के हवाले कर सकते हो, लॉ ऑडिट जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसके हवाले कर दीजिए। आगे अपने आज पढ़ाई शुरू करेंगे। इतना मैंने ज्ञान दिया रिगार्डिंग सब्जेक्ट का वेटेज एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स कर रहे हो, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है वो मैंने बताया। और सबसे ज़्यादा अकाउंट्स इंटरमीडिएट लेवल पर ही है, और यहाँ पर अकाउंट्स ईजी है। क्या है? ईजी है, लेकिन स्पीड चाहिए, तो आपको मेहनत करना ही है तो स्पीड पे करिएगा, ठीक है? आज का टॉपिक अपने स्टार्ट कर रहे हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो अपने कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कैसे सीखना चाहेंगे? मेरा स्टाइल है कि जब कोई भी चैप्टर शुरू करता हूँ तो पहला 5 मिनट में चैप्टर ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद जाकर मैं उस चैप्टर में उसके हिसाब से उसके लैंग्वेज में पढ़ता हूँ। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने स्टाइल में ख़त्म कर दूँ, उसके बाद जाकर मैं इस चैप्टर का जो फॉर्मल ज्ञान है वो दूंगा। पहला रिडेम्पशन का मतलब मैं लिख रहा हूँ रीपेमेंट, रिटर्न बैक करना। और प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अदर देन इक्विटी, अदर देन इक्विटी। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मतलब रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो मैंने बोला पहले अपने कॉमन भाषा में से ठीक करेंगे, और यदि मैं आप लोगों से सॉल्व करा लूँ तो और ज़्यादा बेटर होगा। आप लोगों से सॉल्व करा लूँ तो बेटा एकदम नया बच्चा जिसको मैंने आपको पता नहीं कहीं लग रहा है मिले हम लोग रिवीजन क्लास में, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं हम लोग, तो आप ही बताओ। चलो आपका जनरेटरीज का टेस्ट हो रहा है, एकदम कॉमन ज्ञान का। डर गई? बैठ जाओ, फिर डरने के लिए जगह नहीं है। दूसरा, कौन हिम्मत करके आगे आना चाहता है कि सर हमसे पूछिए ना, हम जवाब देंगे? है कोई? अरे नालायको, मेरे साथ होके भी डरते हो तुम लोग। हाँ, तुम बोलना चाह रहे हो। नमन खड़ा हो जा बेटा। तो देखो मैं नमन से, हाँ बेटा, एक रौनक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहे हैं। एक बार तेरे पास, तुमको रुपए की जरूरत है, तुम किसी दोस्त से मांग। आजा नमन, इधर आजा, एक बार मैं आपको सामने लाइव दिखाना चाहता हूँ। नमन इधर आ, एकदम लाइव दिखाऊंगा आपको। ये नमन है, से हेलो। हाँ, तो बेटा इसको पैसे की ज़रूरत आ गई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत में है। तो ये पैसे के लिए कहाँ से जाएगा लेने के लिए? तो आप अभी चैप्टर को भूल जाओ, मैं एक जो चैप्टर का थीम है वो डिस्कस कर रहा हूँ नेक्स्ट 5 मिनट्स में। तो ये पैसे के लिए बैंक को अप्रोच करेगा, डिवेंचर्स, यदि कंपनी है तो डिवेंचर्स। लेकिन नमन के केस में इसने लोन लिया है, सपोज कर लो मेरे से, मैंने इसको मनी दिया, और मान लो कि मैं पैसे इसको दे रहा हूँ, है कि नहीं? मेरे बैग, पर्स मेरा वहाँ पर है, बैग में। देना बेटा कुछ रुपया, मैं तेरे से मांगता हूँ। है किसी के पास गुलाबी नोट? दो ना, कोई भी नोट है तो दो, एक बड़ा सा। छोटा रुपया देने से कोई मतलब नहीं है लाला। तो ये मेरे से मांगने आया, हम पूछे बेटा क्या करेगा? नमन से पूछा हमने, व्हाट यू विल डू विद दिस मनी? बोला सर आज महापर्व है,
आज द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द लाइफ यानी वैलेंटाइन है, तो वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करूंगा मैं, तो मैंने इसको दे दिया, ले बेटा जा, उधार है, 10% ब्याज चलता है इस पे महीने का, प्राइवेट में इतना ही जरूरत इसी तरीके से बिकता है। तो ये वैलेंटाइंस के लिए इतना पगला गया है, इतना पगला गया कि इसको महीने का ये 50 रुपया ब्याज देने को तैयार है, 50 रुपीज। क्यों? पगली के लिए पगला गया ये, और वो देने को तैयार है। ही हैज गिवन द मनी, सॉरी स्पेंड द मनी। चल बेटा आज तो वैलेंटाइंस जी लिया, जा जी ले अपनी जिंदगी। ये जी के आया, कहानी है बेटा, जा मत। हाँ, ये चला गया, अपना लाइफ जिया, आ गया। फिर वो दिन आ गई जिस दिन का इंतजार था मुझे, इसको नहीं। ये तो चाहता था कि वो दिन कभी ना आए रुपया लौटाने का, तो मैं पहुंचा, भैया पैसा दे, पैसा मेरा रिटर्न करो कैपिटल। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है या इनसे भी है कि वो तुम पैसा कैसे लाएगा, हाउ यू विल पे दिस मनी। नमन तुम खर्चा कर चुका है, क्वेश्चन है कुछ दिन बीत चुका, अब मैं तुमसे पैसे लेने के लिए आ रहा हूं और तुम्हें वो देना है, तो तुम्हारे मन में जो नेचुरल आ रहा है वो आंसर करो। बेटा नेचुरल सब्जेक्ट है, मैंने आपको कभी भी नहीं कहा लर्न करना है तो नेचुरल आंसर करो, डरोगे तो नेचुरल आंसर कभी नहीं आएगा। नमन कहां से लाएगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपका सवाल है, नमन भी आपसे यही पूछ रहा। बोलो, ये मेरे को रुपया मेरा लिया दे नहीं रहा, देगा कैसे, ये कहां से रुपया लाएगा, अब उसकी बात हो रही है। वो तो खर्च कर दिया, मैं आपसे बोला ना, एकदम सिंपल एग्जांपल रखा कि वैलेंटाइंस पे रुपया इसने खर्च कर दिया, अब इसके पास कहां से आएंगे। मैंने आपसे सोर्स पूछा है कि ये रुपए कहां से लाके मुझे चुकाएंगे। ये बोला पापा जी का ही दामन थामे रहेंगे, पापा जी के पास से नहीं। नमन के लिए सोचो खाली कि नमन कहां से चुका सकता है। एनीवन कुछ तो बोलो, अपना सेविंग्स अकाउंट से। वेरी गुड, राइट आंसर। और नहीं, इतना दिन में सेव भी तो कर लिया, 14 फरवरी बीते हुए 2 महीना हो गया, बात भी तो करते हैं अपने। 14 फरवरी जेब खाली हो गया, 14 फरवरी को खाली हुआ, और 14 फरवरी के बाद 14 मार्च 14 अप्रैल आ गया। आप बताइए कि ये अपना रुपए कहां से देंगे मुझे इन्हें रिटर्न बैक करना चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये 2 महीना में इनके साथ क्या हुआ। एक बच्ची ने आंसर किया 2 महीना इन्होंने सेव किया, और आप अच्छी तरीके से किन्सियन थ्योरी पढ़ के आई होंगी। y इज इक्वल टू व्हाट, c प्लस आई। इनकम से ही कंजम्पशन होता है। यदि आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसे कनेक्ट कीजिए, इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, तो y इज इक्वल टू c प्लस आई, मतलब कि y मतलब इनकम, c मतलब कंजम्पशन, i का मतलब इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग्स कमाई से आया होगा। तो सीधा बात है कि इस 2 महीने में नमन ने बहुत मेहनत किया और वहां से उन्होंने अर्न किया, अर्न करके सेविंग अकाउंट में डाल के रखा, एंड विद दैट मनी ये मुझे चुका देंगे। तो एक हुआ इनकम से। नमन तू इनकम किया क्या 2 महीना? ये बोल रहा निठल्ला बैठा रहा मैं कुछ नहीं किया ये 2 महीने मैं कुछ, लेकिन मैं हूं एकदम दमदार। मैंने बोला नमन तुम्हें तो पैसे देने ही होंगे, और ये कमाया भी नहीं है। अब आप बताइए कि क्या रास्ता है इनके पास नेक्स्ट, और आप भी सोच सकते हैं कि क्या रास्ता है आपके पास। लोन लेंगे, एकदम राइट जवाब। क्या बोले ये? लोन लेगा दूसरा किसी और से, तो फ्रेश पैसा मार्केट से जुगाड़ करेंगे, एंड विद दैट मेरे से ये पीछा छुड़ा पाएंगे। क्लियर है ये? इसका मतलब जब बेटा काम तो हो गया तुम्हारा, अच्छा वैलेंटाइंस बीता आज तो। अच्छा, ये एक सवाल उठा दी कि लोन लेकर नहीं, मेरे को आज वो मेरे से पीछा छुड़ा लिए ना, तो मैं समझा रहा हूं, आज मेरे से वो पीछा उनका छूटा, ही इज एबल टू रीपे माई डेट, और बाई टेकिंग अ फ्रेश डेट,
तो पहला बात कि गुडविल बना रहा कि मुझे पहला वाला लोन को टाइमली पे करना था, वो मैं कर पाया, और दूसरा कि मैंने मार्केट से फ्रेश लोन लिया है दैट मे बी अवेलेबल एट ए चीपर रेट। तो सपोज कर लीजिए कि मेरे को वो 10% पर मंथ दे रहे थे, उनको मार्केट में ये फंड मिल गया 2% पर एनम पर मंथ में, इसका मतलब 8% पर मंथ उनका सेविंग्स है। तो डेट को चुकाने के लिए डेट इन्होंने लिया, डेट को चुकाने के लिए डेट लिया, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नया लोन वो 600 का लेंगे, बढ़ेगा बेटा। आदमी ऐसे ही डूबता है, दलदल में चला जाता है जब वो क्या करता है, अर्न नहीं करता है। लड़का बैठा था, बैठे बैठे खर्चा कर दिया 500, ब्याज भी खर्चा कर दिया, तो आखिर 2 महीने के बाद कोई मिरेकल तो होगा नहीं, तो वो तो डूबेगा। लास्ट में क्या होगा, अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा। तो ये भी तो आपको कहानी समझ में आई गया कि लोग कब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करते हैं, जब कमाना बंद कर देते हैं और फालतू का खर्चा करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। यानी आप यदि आप अपने इनकम से ज़्यादा स्पेंडिंग करते हो तो डेफिनेटली आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा, बिकॉज योर एसेट्स विल डिप्लेट। क्लियर है ये? हम लोग का चैप्टर इसी के इर्द गिर्द बात करता है। अब मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा। कंपनी को जब प्राइमरी मार्केट डल होता है, जब प्राइमरी मार्केट डल होता है, यानी जब इक्विटी से मार्केट में पैसे नहीं मिलते हैं, लोग इक्विटी शेयर में पैसे नहीं डालना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द हाई रिस्क, देन इन दैट सर्कमस्टांसेस कंपनी क्या करती है, कंपनी इज इशूइंग द प्रेफरेंस शेयर्स। तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देकर भी मार्केट से, मतलब ज्यादा डिविडेंड रेट डिक्लेयर करके मार्केट से पैसे उठा लेती है, बिकॉज कंपनी नीड फंड, कंपनी इज डेस्परेट टू रेज फंड। ठीक है, तो रेजिंग ऑफ फंड थ्रू इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो आपको आज रीजन मालूम होना चाहिए कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स क्यों इशू करती है, व्हाई नॉट इक्विटी शेयर। तो आंसर है, in the dull primary market it is very difficult to raise the equity fund because people are afraid of investing into the equity market, and the equity market is get affected by so many factors, like coronavirus is also affecting the इक्विटी मार्केट। आज के समय में पूरा दुनिया डरा हुआ है कि यदि ये कोरोना वायरस पूरे दुनिया में फैल गया तो पूरा इकोनॉमी ठप हो जाएगी, आपका सभी का जीडीपी जो है ना 1-2 पर आ जाएगा, इतना बड़ा बात हो जाएगा यदि वो नहीं थमा तो। आज 60,000 से अधिक पेशेंट जा चुके हैं। तो एनीवे अपने बात कर रहे हैं कि मार्केट खराब है, रिस्क इज हाई, इक्विटी में रिस्क हाई है, इसीलिए अभी इक्विटी में पैसा नहीं उठेगा। जो भी आईपीओ आने वाला होगा भी ना, वो सब टल जाएगा, वो सब अभी से 3 महीना 6 महीना ये कोरोना वायरस का जो डर है, फियर है, वो हटने के बाद अल्टीमेटली ये फंड मार्केट से उठाया जा सकता है। तो इसका मतलब है कंपनी इज डेस्परेट टू रेज फंड एंड it is not possible to raise the fund through the equity market, then in that case company is raising fund by issue of preference share। तब जाकर उसमें preference shares को issue करता है। जैसे यदि नमन को पैसा, हमारे सामने जो एग्जाम्पल मैंने रखा, नमन को पैसा कुछ दिनों के बाद चाहिए था या टाइम होता, तो वो मेरे से 10% पे नहीं लेता। ही इज डेस्परेट टू टेक मनी, और तब बोला कि आप महीने का 10% मेरे से ले लो, मैं आपसे ये पैसा लेने को तैयार हूं। कहानी को रिलेट करिएगा। तो मैं मेरे से वो लिया और बाद में वो देना भी चाह रहा है, रिटर्न करना चाह रहा है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है रिटर्न करने के। इधर विद इन 2 मंथ्स उसने इतना कमा लिया कि विद दैट इनकम वो पे कर सके, रीपेमेंट कर सके, रिडीम कर सके। तो या तो इनकम से रिडीम करेगा नंबर 1, या तो वो रिडीम करेगा बाय व्हाट, बाय टेकिंग फ्रेश लोन। बट अपना केस रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का है। तो अब हम लोग ये यदि थीम समझ गए तो हमारे लिए ये पूरा चैप्टर आसान है। ठीक है, चलिए लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मीन्स रीपेमेंट of preference capital at
decided amount and टाइम भी फिक्स्ड होता है, अमाउंट भी फिक्स्ड होता है कि कब पे करना है और कितना पे करना है, ये फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 2 महीना, बेटा तेरे पास 2 महीना है, मैं 500 दे रहा हूं, तू मेरे को 600 देना और 2 महीने के अंदर रिटर्न बैक करना। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने टाइम भी फिक्स कर दिया, तभी तो वो उसके जुगाड़ में लगेगा कि 2 महीने के अंदर अंदर आई हैव टू रीपे टू द लेंडर्स। तो ये हो गया रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब। Redemption of preference shares is governed by section 55 of the Companies Act 2013, यानी कि इससे related provisions had been written down in section 55। तो क्या है अपने उसकी बात करेंगे। So section 55 of Companies Act of Companies Act 2013 laid down provisions for redemption of preference share। पहला, preference shares can be redeemed, preference shares can be redeemed only through capitalization of profit, only through capitalization of profit which is otherwise available, which is otherwise available for dividend distribution or out of proceeds of shares। तो प्रेफरेंस शेयर्स को अपने रिडीम करने के लिए अपने पास क्या ऑप्शन है उसकी बात करते हैं। तो बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए अपने पास पहला बात बोला कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए सिर्फ वही प्रॉफिट यूज होगा विच इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब उसका सिर्फ यूज है कि वो डिविडेंड के तौर पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर इसको और एलाबोरेट कीजिए। देखो बेटा प्रॉफिट होता है एंड प्रॉफिट टैक्स बेनिफिट के लिए, मतलब आप लोग अभी तक उतने मैच्योर्ड नहीं हुए लेकिन जो टैक्स पढ़ चुके होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि कई तरह का टैक्स सिल्ड होता है। टैक्स सिल्ड यानी कि टैक्स बेनिफिट लेने के लिए आप इतना समझो कि टैक्स बेनिफिट लेने के लिए आपको वो पर्टिकुलर प्रॉफिट को ब्लॉक करना पड़ता है कि आप उस प्रॉफिट को यूटिलाइज नहीं करोगे फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से 10 ईयर्स। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूं, यदि आप अपने इनकम का, आपके पास 2 ऑप्शन मैं डालूं, एक तुम्हारा इनकम है 1 करोड़, टैक्स दे दो से 30%, 1 करोड़ का 30% 30 लाख। क्लियर। ऑप्शन नंबर 2, यदि आप एक इन्वेस्टमेंट कर देते हो, एक पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट में रुपया डालकर ब्लॉक कर देते हो फॉर 10 ईयर्स, जितना उसका लिमिट है 20 लाख, तो उस 20 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 20 लाख के ऊपर टैक्स सेव करना चाहता हूं एंड इफ आई वांट टू सेव द टैक्स, तो मैंने क्या किया, वो इन्वेस्टमेंट कर दिया। समझ में आ रहा कि यदि मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, यहां पे नंबर जो आप कॉपी नहीं करेंगे अभी, मैंने 1 करोड़ कमाए, फिगर वाइज 100 लाख, 100 लाख के ऊपर स्ट्रेट वे में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूं, कोई रिजर्व नहीं क्रिएट कर रहा हूं, और मैंने सीधा 30% टैक्स दे दिया और
30 lakhs टैक्स आया, मेरे हाथ में इन हैंड प्रॉफिट बचा कितना, 100 माइनस 30 इज इक्वल्स टू कितना, 70L। ऑप्शन नंबर 2। यदि मान लो कि अपने को ऐसा ऑप्शन दिया जा रहा है, तुम्हारा बेटा 100 का इनकम है, 100 lakhs, मैंने कहा हाँ है। गवर्नमेंट ने कहा कि यदि तुम 20 lakhs चाहो तो एक स्टैट्यूटरी रिजर्व में डाल दो, मतलब तुम एक इन्वेस्टमेंट करके रख दो, मैं उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर तुम्हें डिडक्शंस दूंगा। तो 20L का मैंने इन्वेस्टमेंट किया, अब मेरा टैक्सेबल इनकम बचा 80L। इस 80L में ये मेरा टैक्सेबल इनकम हुआ, मैं इसके ऊपर टैक्स दूंगा कितना, तो से फॉर एग्जांपल 80L के ऊपर 30% मेरा टैक्स लगता है, तो मैं इसके ऊपर टैक्स दिया कितना, 24 lakhs। अब एक चीज देखो, मेरे पास आज के डेट में इन हैंड कैश कितना है, 80 माइनस 24 बोलो कितना हुआ, तो बोलते हैं 56। ये कैश है, प्लस मेरे पास क्या है बताओ, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है। ओवरऑल मेरे पास कितना है, 76L। तो ऑप्शन 1 में 70 लाख हाथ में होगा, ऑप्शन 2 में 56 lakhs इन हैंड होगा एंड 20 lakhs रिजर्व के तौर पे, इन्वेस्टमेंट के तौर पर होगा। तो आप बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, विच वन? सेकेंड वन, क्योंकि उसमें टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। ऐसा बहुत सारा गवर्नमेंट क्यों स्कीम लाता है, मेरा यही खासियत है बेटा, मैं लिमिटेड नहीं पढ़ाता हूँ, ज्ञान अंदर अंदर मैं सोचता हूँ कि नहीं बोलूँगा, यही सोच के आया कि टू दी पॉइंट टॉपिक बोलूँगा, लेकिन मेरे से होता नहीं है। आई एम ऑलवेज गोइंग, जैसे जाना चाहिए मैं वही जा पाता हूँ। क्यों गवर्नमेंट ऐसा स्कीम लाता है जानते हैं? ताकि एक डाइवर्सिफाइड, मतलब जिधर इन्वेस्टमेंट चाहिए उधर गवर्नमेंट करवाने के लिए इस तरह का स्कीम देता है कि इफ़ यू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर यू विल गेट द टैक्स शील्ड। एग्जाम्पल के तौर पे आप यदि घर भी खरीदते हैं ना, हाउसिंग लोन रीपे करते हैं, तो उसका बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C में मिलता है। अब हमने कहा इट इज़ टू अर्ली टू डिस्कस कि मैं अभी आपको सब सब्जेक्ट का कनेक्शन करना भी शुरू नहीं किया हूँ, बट मेरा पहुँच है टैक्स तक भी और मेरा पहुँच है दूसरे सब्जेक्ट में जो अकाउंट्स में चाहिए वो सब। तो मैं वैसे आपको कनेक्ट करके ही पढ़ाना चाहता हूँ। आपके लिए एक ही चीज़ सीखना है, मेरा इनकम कुछ दिनों के लिए कहीं रख दूँ तो आई विल गेट बेनिफिट। इसका मतलब जैसे ही आपने अपने इनकम को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अलग किया तो ये कंफर्म हो गया कि दैट प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर यूज। वो प्रॉफिट आप यूज नहीं कर सकते हैं फॉर दैट स्पेसिफाइड पीरियड। आफ्टर 10 years कर पाओगे बट अभी तो नहीं कर पाओगे। तो दैट्स वाई पहला लाइन जो बोला है वो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर फर्स्ट जो बोल रहा है वो अबाउट टॉकिंग अबाउट दिस 56 नॉट दिस 20L। आपने यदि प्रॉफिट को ब्लॉक कर दिया किसी स्टैट्यूटरी पर्पस के लिए, कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो बोलते हैं वो प्रॉफिट फ्री नहीं है। तो आप कौन सा प्रॉफिट को यूज कर पाएंगे? तो बोला है सिंपल है, विच इज अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। जो डिविडेंड के तौर पे बंटने के लिए है सिर्फ वही यूज किया जा सकता है रिडेम्पशन के लिए। मतलब सीधी सी बात है। और साधारण शब्दों में मेरे पास इनकम आए तो मुझे पता है मेरे इनकम पे मेरे बच्चों का एजुकेशन का खर्चा है, मेरे इनकम पे मेरे फैमिली का हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का खर्चा है और फिर कुछ बचता है। तो आप बताओ मेरा फ्री कितना है? यदि मैं 2 लाख रुपए इस बार फीस लिया मैंने टोटल, सो 2 लाख रुपए में मेरे बच्चे का एजुकेशन का खर्चा है से 50,000 और मेरा घर का खर्चा है से 55,000, तो 1,05,000। तो मेरा ये पक्का से पता है कि मेरे इनकम में ये पर्टिकुलर चार्जेस है। तो दैट मीन्स कि मेरा इनकम फ्री कितना है? सिर्फ 95। तो बोलता है जो प्रॉफिट फ्री है ना दैट कैन बी यूज फॉर द रिडेम्पशन। ये बात बोला। तो अभी क्लियर है? आपको समझ में आया कि इसमें क्वेश्चन आ रहा है किसी को? फ्री प्रॉफिट का मतलब हम लोग क्लियर किए यहां पर। तो यहां पर आपका हो गया प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ओनली थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट विच इज अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स। आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स का मतलब क्या हुआ? अब हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, सफिशिएंट ही नहीं है कि हम चुका सके। तो मैंने क्या किया? मार्केट में नया शेयर इशू किया। नया शेयर इशू करके पैसे मेरे पास आ गए एंड विद दैट मैं प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर पाया। इसका मतलब जो वो लोन लेकर लोन चुका रहा था
वैसे ही नया शेयर इशू करके अपने ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं, क्योंकि उसका ड्यू डेट आ चुका है, मार्केट इंप्रूव हो चुका है, तो माइट बी जो नया वाला शेयर है वो आपका लोअर रेट पर अवेलेबल है। माइट बी मार्केट इंप्रूव हो गया तो आज आप इक्विटी शेयर बाजार से उठा रहे हो जिसके ऊपर कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है, और उस इक्विटी शेयर के पैसे से, मनी से, प्रोसीड से यू आर रिडीमिंग योर प्रेफरेंस शेयर्स, तो दैट इज पॉसिबल। क्लियर है ये? नंबर 1 कंडीशन ऑफ सेक्शन 55 डन। नंबर 2 दूसरा कंडीशन है ओनली फुल्ली पेड अप, ओनली फुल्ली पेड अप आ रहा हूं, ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी redeemed। ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स जो कि पूरा कलेक्शन हो चुका है वही एलिजिबल है रिडम्पशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर्स है एंड उसे अपने 3 इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर रहे हैं, से पहला इंस्टॉलमेंट 50, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 40, लास्ट इंस्टॉलमेंट 10। कंपनी ने ये 50 मांग लिया, 40 भी मांग लिया, कंपनी को ये 10 का जरूरत नहीं हुआ, कंपनी डिडंट रेज डिमांड नोटिस फॉर दिस 10, तो कंपनी ने ये 10 का डिमांड नोटिस रेज नहीं किया, तो ये कहलाएगा पार्टली पेड अप। एज पर द लॉ इसे रिडीम नहीं किया जा सकता। तो ये रूल्स है कि फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम। तो आप बताओ यदि पार्टली पेड अप है तो उसे रिडीम कैसे किया जाएगा? तो जस्ट बिफोर द रिडेम्पशन कानून का कंप्लायंस करने के लिए अपने एक नोटिस दे देंगे, भाई साहब आप लोग को 90 नहीं मिलेगा। बोला क्यों भाई, क्यों आप लोग चिल्लाओगे, क्यों नहीं देंगे आप? तो आंसर होगा देखो कानून कहता है कि ये 10 रुपए तुम मुझे दे दो तब मैं दूंगा, तो दैट मीन्स कि यदि 90 चाहिए ना आपको रिटर्न तो पहले 10 दो, तो आप मेरे से 100 ले लेना। इसका मतलब पहले आपको फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा एंड देन देयर आफ्टर हम रिडीम कर सकते हैं, अदरवाइज रिडेम्पशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है ये? इसमें क्वेश्चन है, पूछिए। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या जरूरत था कानून बनाने का? तो कानून ने ऐसा बनाया कि आप बिना जरूरत का 100 रुपीज़ का डिमांड रेज ही क्यों किए? एज पर रिक्वायरमेंट्स कीजिए। तो जब ये इसलिए किया गया कि कभी भी आप बाजार से पैसा लेने जाओ ना तो सोच समझ के लेने के जाओ, एक्सेस मत लेने जाओ। जितना रिक्वायरमेंट्स है ये सिचुएशन ही नहीं है राइज होगा रियल लाइफ में यदि ये कानून है तो दैट्स वाई ये रूल बनाया गया। इसलिए पहले अपने फुल्ली पेड अप करेंगे जो कि नॉर्मली नहीं होगा, बट एकेडमिक पर्पस से तो होगा। एकेडमिक पर्पस से वो शेयर क्या होगा, पार्टली पेड अप, और फिर उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक बच्ची क्वेश्चन ये पूछी पहला पॉइंट में, सर आपने एक लाइन लिखा, और ऐसा मैं अप्रिशिएट करता हूं, कोई भी पूछे मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर आपने एक लाइन लिखा थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कन्वर्टिंग प्रॉफिट इनटू कैपिटल। पहले इसका मतलब बोल दूं तो थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हुआ कन्वर्टिंग प्रॉफिट इनटू कैपिटल। तो थोड़ा सा अभी थोड़ी देर रुक जाइए, वो भी आंसर आपको मिल जाएगा, इसलिए मैंने डील नहीं किया, आने से मैं डील करूंगा आगे ही थोड़ी देर बाद। जी हाँ। कैसे इलीगल है? कौन सा स्कीम? मैंने नहीं सुना, कहाँ इलीगल है? सेक्शन 55 में नो वेयर इट वाज मेंशन कि ये इलीगल एक्टिविटी है। ओल्ड शेयर होल्डर्स को नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स को। देयर इज अ डिफरेंस, रिमेंबर जो आप वर्ड बोले एम्बिग्यूटी हो गया। शेयर से शेयर को नहीं, शेयर से प्रेफरेंस शेयर्स को।
रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स का होता है, इक्विटी का तो बाईबैक होता है। यहां बाईबैक नहीं हो रहा है। इक्विटी इशू करके इक्विटी आप बाईबैक करेंगे तो गलत है, ये इलीगल ये होगा। बट यहां इक्विटी टू इक्विटी नहीं हो रहा है। यहां अपने पैसा जुगाड़ कर रहे हैं इक्विटी या प्रेफरेंस से, बट रिडीम कर रहे हैं किसको? प्रेफरेंस को। डिविडेंड देने का तो यहां बात ही नहीं चल रहा है, यहां तो रिडेम्पशन का बात चल रहा है। देखो बेटा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम आएंगे, ये सारी बातें आप जो पूछ रहे हैं वो सारी बातें हम समझ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ ज़्यादा चीज़ चल रहा है दिमाग में, तो कम कीजिए। यदि ज़्यादा चल गया तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें एकदम एडिक्वेट नॉलेज चाहिए, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। नंबर 3, आप बोले ना कि अगर इक्विटी मतलब होगा तो इक्विटी से फंड रेज करके प्रेफरेंस को पे करेंगे, तो सर वो कंडीशन हम लोगों का वैसा है कि हम लोग इक्विटी से नहीं कर सकते, इसीलिए तो प्रेफरेंस आया है फर्स्ट प्लेस। तो मतलब हम लोग वापस कैसे रेज कर सकते हैं? अच्छा, इनका क्वेश्चन कुछ और है। अभी क्वेश्चन आंसर मोड में हम लोग चले गए। इनका क्वेश्चन है, तो मेरा सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है ये टाइमलाइन। आपके हर क्वेश्चन का आंसर है मेरे पास। इस टाइमलाइन पर ये टाइम है जहां पर मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं। एक समय था जहां पर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी स्कूल पहुंचने के लिए बस के पीछे दौड़ते दौड़ते पहुंच जाते थे। उनके बापू के पास पैसा नहीं था कि वो बस का फीस दे सके। आज एक समय है जो कि वो करोड़ों की गाड़ी में बैठकर वो उनका बेटा लोग स्कूल जाता होगा, अब कॉलेज जाएगा, अब तो सब हो गया उनका, अब पोता भी जाएगा। दैट मीन्स कि टाइम हैज़ चेंज्ड। मैं ये कहानी एग्जाम्पल क्यों लाया मैं बता दूं, समय समय की बात है। मुझे यहां पर इक्विटी नहीं मिल रहा था 2008 में। आपको तो पता है दुनिया 2008 में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, ग्लोबल टर्मोइल, एंड बिकॉज ऑफ विच प्रॉब्लम खड़ा हुआ था। यहां नहीं मिल रहा था, लोग इक्विटी में पैसा लगाना नहीं चाहते थे, बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। लेकिन अभी 2020 है, ये 2020 की बात कर रहे हैं, यहां तो इक्विटी में मुझे देने को तैयार हैं लोग। आप यहां का कहानी यहां पर बोल रहे हैं कि यहां इक्विटी क्यों मिलेगा, तो ये कहानी सॉल्यूशन ये हो गया कि यहां नहीं मिला इसलिए मैंने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया, बट मुझे यहां पर इक्विटी मिल रहा है या मुझे यहां पर प्रेफरेंस शेयर सस्ते में मिल रहा है, तो मैं पैसे यहां से जुगाड़ करूंगा ताकि मैं यहां पे जो लाइबिलिटीज खड़ा किया था उसको पे कर सकूं। क्लियर है एकदम? और कोई क्वेरीज हो तो पहले ले लेते हैं क्वेरीज, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेरीज का मतलब होता है वो बच्चा ज़्यादा उत्सुक है और चीज़ों को बहुत बारीक से एकदम अंदर से पढ़ना चाह रहा है। दैट इज़ गुड पार्ट, मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा ऑलवेज, इससे आपका भी फायदा होगा। लेकिन कभी कभी अत्यधिक डिस्कशन भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो मैं कभी कभी आपको टाल दूंगा तो उसका रीज़न ये होगा कि शायद वो कुछ देर के बाद अपने आप नेचुरल आ जाएगा, तो इसलिए मैं टाल दूंगा और बाद में वो चीज़ करा दूंगा। चलिए, पॉइंट नंबर 2 क्लियर है, ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। पॉइंट नंबर 3, a class of companies required to comply with accounting standards specified under section 133 of Companies Act 2013 cannot use securities premium for adjusting premium on redemption of preference shares
What does it mean? A class of companies required to comply with accounting standards specified under section 133 of the Companies Act 2013 cannot use what? Cannot use a securities premium for adjusting premium on redemption of preference shares. देखो बेटा, जब बच्चा नहीं मानता है ना तो उसको इंसेंटिव दिया जाता है, याद है कैसे? बेटा एक चॉकलेट ले ले, फिर नहीं माना, अच्छा 2 ले ले, मान जा, पढ़ाई कर ले, या जो भी चीज़ के लिए अपने को उसको कन्विंस करना है, अपने उसको इंसेंटिव ऑफर करते हैं। पर जब मार्केट डल है और लोग पैसे देने को तैयार नहीं होते, इक्विटी वाला तो पहले हाथ खड़ा कर ले, नहीं दूंगा भाई, प्रेफरेंस वाला भी आने को तैयार नहीं होता है, तो उसको अपने बोलते हैं बेटा तू दे दे मेरे को, जब रिडीम करूंगा ना तो तुम्हें एक्स्ट्रा 10% भी दूंगा। उसको ऐसा इंसेंटिव जब मिलता है ना कि एक फिक्स डिविडेंड प्लस जाते वक्त जब मैं कंपनी को टाटा बाय बाय करूंगा तो एट दैट टाइम आई विल गेट सर्टेन इंसेंटिव्स, तो मुझे एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो बोलते हैं इन दैट केस जब उसको एक्स्ट्रा मिलेगा ना तो वहां पर क्या होता है ना, उसे बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब आप खुद अपने साइड से सोचो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर द कंपनी दैट इज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस तो कहीं ना कहीं किसी जगह राइट ऑफ होना है, तो बोलते हैं कि ये कहां एडजस्ट होगा। नॉर्मली आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि एक्सपेंस गेट एडजस्टेड अगेंस्ट पीएनएल। सारे नॉमिनल अकाउंट्स को अपने तो पीएनएल से ही एडजस्ट करते हैं, उसकी मौत कहां होती है? पीएनएल में। लेकिन यहां पर यह बात बोला हुआ है कि सेक्शन पीएनएल में होगा, पीएनएल में ही होगा, जनरल रिजर्व से भी हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम से नहीं होगा। लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी हो सकता है, कब? यदि वो कंपनी क्लास कंपनी को बिलोंग नहीं करती है, यानी कि एक बिग कंपनीज नहीं है। अब तो ऐसे समझो कि एक ऐसी कंपनी जिसे ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस करना है, तो आप बताओ ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस छोटी कंपनी को करना है या बड़ी कंपनी को करना है? बड़ी कंपनी को करना है। तो यदि बड़ी कंपनी है वो, तो उस केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल वो नहीं कर सकता है। छोटी कंपनी को अलाउ कर दिया गया, भाई आप छोटे हैं कोई बात नहीं, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी उस लॉस को काट दो। तो जो लॉस खड़ा होगा उसे पीएल से काटा जा सकता है, लेकिन यदि छोटी कंपनी है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी काटा जा सकता है। आप अच्छी तरीके से पढ़ के आए होंगे सेक्शन 52 का यूसेस, और चॉकलेट है यदि कोई बच्चा सेक्शन 52 का यूसेस बता दे। फाउंडेशन लेवल पे पढ़े होंगे, बोलिए सर खड़ा होके, अटेंशन। पहला चॉकलेट, था ना वहां पर सेक्शन 52 में। ठीक है, आपके ट्राई के लिए मैं चॉकलेट बाद में खिलाता हूं क्लास के बाद, लेकिन पूरा गलत है, सॉरी पूरा सही नहीं है 50-50 है, तो मैं सही बता दे रहा हूं। सेक्शन 52 5 पर्पस बताए। टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, नंबर 1। सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज है बेटा ये, और अब आप ये सब चीज आपको लॉ में लिखने आ जाएगा जो मैं अकाउंट्स में पढ़ा रहा हूं, तो आप छोड़ मत देना। फुल्ली पेड अप बोनस शेयर के लिए यूज होता है, नंबर 1। नंबर 2, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, याद आ रहा होगा। नंबर 3, टू राइट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के काम आता है। नंबर 4, टू एडजस्ट द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो प्रीमियम लगता है रिडेम्पशन के टाइम पर, उस प्रीमियम को एडजस्ट करने के भी काम आता है। और नंबर 5 क्या था, कौन सा रह गया? बाईबैक ऑफ इट्स ओन इक्विटी शेयर्स। तो बोलते हैं ये 5 पर्पस है। अब जो एक्टिव बच्चे हैं ना, वो सुन के खाली टाइम नहीं बिता रहे हैं, बोले सर ज्ञान मिला, डिस्कशन हुआ, तो कॉपी में लिखना तो आपका बनता है। इस नोट्स के
सारे मतलब जानते हैं, एक सेल्फ नोट अपना बनता है। अब ये कुछ बच्चा खुद से लिख रहे हैं और कुछ बच्चे क्या होते हैं, नहीं नहीं सर बोलेंगे तभी लिखेंगे। नहीं बेटा, तुम अपना ब्रेन खुद लगाओ। अब तो एक बॉक्स के अंदर में डाल दो और ना सेल्फ नोट लिखो, जो कि चैप्टर से कनेक्टेड है भी और नहीं भी है। सेक्शन 52, तो सेक्शन 52 में का यूज लिखेंगे। सेक्शन 52 का यूज क्या है, तो बोलते हैं सेक्शन 52 का यूज है नंबर 1, टू इश्यू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। नंबर 1, number 2, to write off payroll expenses. Number 3, to write off share issue expenses. Number 4, to adjust premium on redemption of preference shares। यहां पे ये बात नहीं लिखा हुआ, वो तो सेक्शन आपका अलग से है। ऑब्वियस है, यहां पे बोला अलाउ किया, बट वहां रेस्ट्रिक्ट किया कि वहां पे सब कोई नहीं कर सकता, यहां अलाउ किया कि कर सकता है। नंबर 5, to buy back its own equity share। ये सेक्शन 52 है। इसमें मुझे अलाउ करता है कि मैं जो एक्स्ट्रा दूंगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उसे एडजस्ट कर सकता हूं, बट कहीं ना कहीं मुझे सेक्शन 133 का जो कंपनीज कंप्लायंस करती है वो कंपनी अलाउड नहीं है। ये बात अलग से मुझे मेंशन कर दिया कंपनीज एक्ट में, ठीक है। तो अपने ये चीज का परमिशन मिल रहा था, बट स्पेसिफिक केस यानी कि क्लास ऑफ कंपनी हु इज कंप्लाइड विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट कैन नॉट यूज द सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर द पर्पज ऑफ एडजस्टिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। थ्योरी भी लिखने को आ सकता है इसके ऊपर, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। सम्स चैप्टर बहुत इजी है बेटा, बट पढ़ते वक्त आपको लग रहा होगा बहुत थ्योरी हो रहा है, बट है ये इजी चैप्टर, मैं पहले बोल रहा हूँ। जब सम्स चालू होगा ना, आप बोलोगे एकदम पानी है, ऑनेस्टली। नंबर 4, नंबर 4 है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व to be created। Capital redemption reserve to be created equals to nominal value of preference shares redeemed by utilizing profit। Capital redemption reserve to be created equals to nominal value of preference shares redeemed by utilizing profit। This is created to protect interest of lenders
एंड क्रेडिटर्स। CRR to be created equals to nominal value of preference shares redeemed by utilizing profit। ये डिस्कशन बहुत लंबा चलेगा यदि अपने करें तो, बट बहुत साधारण भाषा में यदि बोले तो बहुत आसानी से हो सकता है। पहले साधारण भाषा में बोले, आप बताना मुझे, मैं 2 लाख रुपए फीस कलेक्ट किया स्टूडेंट से, ठीक है, मैं फीस कलेक्ट किया 2 लाख, और मैंने उस फीस में से एक EMI लोन चुका दिया से 90,000 का। मेरा PL में जब मैं लोन चुकाया तो मेरा PL बैलेंस कितना दिख रहा, आप बता सकते हैं? थोड़ा आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बच्चा लोग आंसर करना। 1 लाख बोलो बेटा, पीछे रैंक होल्डर। PL बैलेंस कितना दिख रहा है मेरा? 90,000। और कोई? PL बैलेंस कितना दिख रहा है? मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, शायद तुम लोग ध्यान से नहीं सुन रहे। आई अर्न फीस इनकम 2 लाख रुपए, आउट ऑफ विच आई यूज्ड कितना, तो उसमें से मैंने यूज कर लिया 90,000 टू पे ऑफ लोन। 90,000 मैंने लोन को चुकाने के लिए यूज कर लिया, तो हाउ मच प्रॉफिट बैलेंस लेफ्ट विथ मी? प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 2 लाख ही तो। लोन चुकाने का एंट्री में कहीं प्रॉफिट अफेक्टेड होता है क्या? फीस से कैश आया और उस कैश से मैंने लोन चुकाया, मेरा इनकम उतना ही है। बेटा ठीक से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। ये है P&L, ये है बैलेंस शीट। इस P&L में मेरा बाई फीस करके आ गया 2 लाख, और उस 2 लाख को मैंने क्या यूज किया? बैलेंस शीट में मेरा लायबिलिटी साइड में लोन था और इधर कैश है। तो मैंने क्या किया, लोन मेरा कितना था? तो मेरा लोन था से 90,000। मैंने 90,000 को लोन पे कर दिया। यदि पे कर दिया तो 90,000 निल हो गया। मेरे पास 2 लाख आया था, उसमें से 90,000 मेरे पास से चला गया, तो मेरा 1.1 L बचा हुआ है, ये निल हो गया। मेरा PL बैलेंस यानी नेट प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 2 लाख। यहां पे PL बैलेंस कितना आएगा? 2 लाख। ये 2 लाख ही आएगा। अब आप देखेंगे कि मेरा प्रॉफिट को देखकर, आप बाकी चीजों को मत देखिए, बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब पे अभी ध्यान मत दीजिए। नेक्स्ट ध्यान दीजिए कि इस प्रॉफिट को देखकर वाइफ मेरा सिर्फ ये देख रही है, माई वाइफ वॉचिंग दिस PL एंड आस्किंग, कमाई मुझे दे दो, कमाई मुझे दे दो। तो सी इज आस्किंग हाउ मच? 2 लाख। क्या मैं 2 लाख उसको दे पाऊंगा? आप बोलो, दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा? नहीं। क्यों? आपको आंसर आ रहा अंदर से, 90,000 हैज बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? पेइंग द लोन। तो लोन चुका दिया, तो मेरे पास सरप्लस 2 लाख प्रॉफिट भले दिख रहा हो। मैं बोल रहा हूं, देखो भाग्यवान, समझो बात को, 2 लाख दिख तो रहा है बट अपने हाथ में नहीं है। बोला क्या किया आप, किधर उड़ा के आए? वो मेरे को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि देखो मैं कहीं उड़ाया नहीं, अपने लिए भलाई करके आया हूं। जो हम लोग का लोन था ना, वो लोन पे करके आया। तो दैट्स वाई अपने इस 2 लाख रुपए में से मैं अपने भाग्यवान को बोलना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 मांगना। ये दिख रहा 2 लाख, बट डिमांड मत करना प्लीज, मत मांगना मेरे से। तो समझ गई, हमारे कंपनी के प्रॉफिट में कौन इंटरेस्टेड होता है पता है? शेयर होल्डर। उसकी लालच होती है प्रॉफिट को देखते ही डिविडेंड की, तो वो प्रॉफिट को देखकर बोलता है डिविडेंड दो। तो अपने शेयर होल्डर्स को बताना चाहते हैं बाय क्रिएटिंग CRR कि प्लीज ये प्रॉफिट डिमांड मत करना, बिकॉज दिस प्रॉफिट हैज बीन यूज्ड फॉर पेइंग द प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए यदि प्रॉफिट यूज हो गया तो प्रॉफिट अब अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई डू नॉट डिमांड दिस प्रॉफिट। सो पहला मैंने रीजन दिया कि वाई CRR इज क्रिएटेड। तो पहला कि CRR इज क्रिएटेड टू गिव द इंडिकेशन टू द शेयर होल्डर्स कि आप इस प्रॉफिट को अब
कैश में डिमांड मेरे से मत करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि आखिर सीआरआर होगा क्या? पीएल तो हमेशा जिंदगी भर दिखता रहेगा 2 लाख, तो क्या 2 लाख ही रहेगा? तो अभी और कुछ दिनों के बाद, मतलब और 1-2 क्लास जाने दीजिए, आप मैच्योर्ड होंगे तब इसका डिस्कशन मैं बताऊंगा। बहुत अच्छा डिस्कशन है और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, जब मैं इसमें पूरा डेप्थ ले लेता हूँ पूरा, तो बच्चा लोग को लगता है बहुत भारी टॉपिक है, इसलिए मैं वो पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करते हल्का फुल्का रख रहा हूँ। वाई सीआरआर इज क्रिएटेड, अभी इतना ही सीखे कि सीआरआर इज क्रिएटेड टू बताओफाइंग टू द शेयर होल्डर्स कि शेयर होल्डर्स प्लीज डोंट आस्क दिस मच ऑफ प्रॉफिट in cash because I had used this money for the purpose of redeeming the preference shares। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल तुमने सामने देखा कि if my better half is asking for ये कैश में दे दो तो मैं उसको नहीं दे पाऊंगा। आप खुद बोल रहे हो कहाँ से देंगे, आपके पास है ही नहीं। क्लियर है ये? तो 4 कंडीशन थे सेक्शन 55 के। अब हम लोग बातें करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, जो हमारा इजी एरिया होगा। ये रूल्स था, रूल्स के बिना अकाउंट्स कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता, तो आपको रूल्स अच्छे से आना चाहिए, वही मैंने डिस्कस किया। और अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हेडिंग डाल दीजिए और उसके नीचे आप ये बैलेंस शीट बनाइए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पहला, रिडेम्पशन of preference shares through capitalization of profit। ये वर्ड एक्सप्लेन भी करने जा रहे हैं, एक बच्ची पूछी थी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पर अपने बात करेंगे, ये है बैलेंस शीट, एक छोटा सा बैलेंस शीट बना रहे हो। इस बैलेंस शीट के अंदर आपका इधर में सन्ड्री एसेट्स है, इधर में इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है एंड सन्ड्री लाइबिलिटीज है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 10 लाख का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5L एंड एक चीज़ और चाहिए होगा, दैट इज़ अदर इक्विटी। उसको अपने आज के डेट में पहले रिजर्व एंड सरप्लस बोला करते थे, आज क्या बोलते हैं? सरप्लस। अब क्या बोलते हैं उसको? सरप्लस। रिजर्व वर्ड हटा दीजिएगा अपने डिक्शनरी से। तो सरप्लस है अपने पास, प्रेफरेंस शेयर्स 5 कट मत कीजिएगा, और सरप्लस है अपने पास से 8, और अपने पास सन्ड्री लाइबिलिटीज है से 12। टोटल आप जोड़ लीजिए, उतने का सन्ड्री एसेट्स अपने मन से बना दीजिए। तो टोटल हो गया कितना? 35। हमें ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिडीम करना है अच्छे तरीके से। कोई भी बच्चा देख सकता है कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पर। तो मैं बिना कोई एंट्री के सिर्फ बैलेंस शीट बना कर आपको बता रहा हूँ, और आप देखेंगे हम यदि ये प्रेफरेंस शेयर्स को हटाएंगे, आप लोग जवाब दीजिएगा, ये प्रेफरेंस शेयर्स हटेगा यदि, तो आपका सन्ड्री एसेट्स पे क्या इफेक्ट होगा? कम हो जाएगा कैश, एकदम राइट। और इधर से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? गायब। तो मैं ऐसे बोलूं, देखना ठीक से, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने के बाद, मैंने आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने के बाद क्या हमारा बैलेंस शीट ऐसा होगा? सन्ड्री एसेट्स 30L, इक्विटी शेयर कैपिटल 10, सरप्लस 8 और सन्ड्री लाइबिलिटीज 12। बैलेंस शीट टैलीड। अभी भी प्रॉफिट हमारा, अब प्रॉफिट हमारा कितना दिख रहा है बताओ?
तो बोल रहा 8, उस प्रॉफिट में से कितना यूज हुआ है थोड़ा बता दो मुझे, कितना यूज कर लिया? 5। फॉर व्हाट? रिडीमिंग द प्रेफरेंस शेयर्स। तो अपने शेयर होल्डर्स को बताओ, फाइंग वाला थ्योरी लगाइए, तो शेयर होल्डर्स को बताओ भैया कि अल्टीमेटली देखो बेटा शेयर होल्डर्स, सुनो 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 शेयर होल्डर्स, क्या बोला? 8 लाख रुपए में से ना तुम सिर्फ 3 लाख ही एज ए डिविडेंड मांग सकते हो, बिकॉज जो भी मेरे पास प्रॉफिट था मैंने उसमें से 5 लाख यूज कर लिया प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए। तो जब आप ये बात बता दोगे तो आफ्टर सीआरआर क्या होगा? आफ्टर सीआरआर थोड़ा बताएंगे बैलेंस शीट में कि क्या चेंजेस हो जाएगा? सरप्लस कितना हो जाएगा? और सीआरआर 5 हो जाएगा। एकदम राइट। तो आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बैलेंस शीट कुछ ऐसा होगा कि आपका सन्ड्री एसेट्स 30 लाख दिखेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 दिखेगा, सरप्लस आपका 8 में से 3 बचेगा, और साथ में आपका सीआरआर आ जाएगा कितना? 5, और आपका सन्ड्री लायबिलिटीज होगा 12। आप देखिए बैलेंस शीट टैलिड। नेक्स्ट, अभी कैपिटलाइजेशन का आपका मीनिंग क्लियर होगा। बोलते हैं कि सीआरआर का यूज क्या है, तो बोलते हैं सीआरआर का इकलौता एक ही यूज है, ओनली फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। यानी नॉर्मली सरप्लस का दूसरा यूज भी है, दैट मे बी यूज टू पे ऑफ द डिविडेंड, लेकिन सीआरआर डिविडेंड के तौर पे नहीं बढ़ सकता। तो इसका मतलब है कि सीआरआर का इकलौता एक ही यूज बचा, और वो यूज है क्या? तो बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर इशू करने के लिए। इसका मतलब अपने ऐसा कोई रास्ता ढूंढना। कभी सुने होंगे हिंदी में एक प्रोवर्ब है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा सुने? कभी नहीं सुने होंगे, आजकल के बच्चे कम सुनते हैं। इसका मतलब किसी का लॉस भी नहीं हो और अपना इसका यूज हो जाए। ये सीआरआर का मैं किसी भी हालत में शेयर होल्डर्स को कैश नहीं देना चाहता हूं। अब यदि आप शेयर होल्डर्स को कैश नहीं देना चाहते और शेयर होल्डर को खुश करना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, आप उनको बोनस दे दीजिए। तो जब आप बोनस देंगे ना तो शेयर होल्डर्स विल बी हैप्पी। तो बोनस देंगे तो प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। मतलब आपका नेक्स्ट जब बोनस इशू कर देंगे तो मान लेते हैं कि मैंने बोनस इशू किया 5 लाख रुपए का, तो देखिए बोनस इशू ऑफ 5L, 5 लाख का बोनस इशू हो रहा है। अब आप बताएंगे हम लोग का बैलेंस शीट क्या होगा, तो बोल रहे सन्ड्री एसेट्स 30L, अच्छा इक्विटी शेयर कैपिटल 15 हो जाएगा, सरप्लस कितना रहेगा 3, सीआरआर रहेगा या खत्म? यूज हो गया, और सन्ड्री लायबिलिटीज कितना रहेगा 12, टोटल कितना 30। आपको मैं सिर्फ और सिर्फ जर्नी कराया। ओ देखो एक वर्ड हम लोग सीखे, थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को कैसे कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपने देखा कि प्रॉफिट इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, देखिए आखिरकार इक्विटी कैपिटल बन गया वो। तो सीआरआर का इकलौता एक ही यूज है कि सीआरआर कैन बी यूज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, फॉर द पर्पज ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर, और कोई यूज नहीं है। तो जब कभी भी सेल्फ नोट बनता है कि वेन एवर यू विल डू द बोनस इशू, सबसे पहला प्रायोरिटी सीआरआर का होगा। तो सेल्फ नोट आपका अपने लिए क्या लिखेंगे, सेल्फ नोट, व्हेन bonus shares issued, then first priority should be given to CRR। तो आई थिंक आपका वो डाउट क्लियर हो गया। मेरे को केवल एक ही डाउट क्लियर रखना है अभी और, कि सीआरआर कैसे प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ द लेंडर्स, उसको कैसे बचाता है, तो वो भी बताएंगे। आप कभी पढ़ेंगे, अभी एफएम पढ़ लीजिए अच्छे से, डेट इक्विटी रेशियो पढ़ेंगे,
रेशियो चैप्टर, और तब मैं रेशियो का रेफरेंस लेके उसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो फिलहाल हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे जाने वाले, और सब तुम लोग करके बैठे हो, पता है इसमें 3 ही 4 एंट्री आता है। पहला जो आपने यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया, दूसरा आपने जो यहाँ पर क्या किया, CRR बनाया, और तीसरा आपने बोनस इशू का बात कर लिया जो यहाँ इस चैप्टर में है ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज, हेडिंग वही चल रहा है अपना, पहला हेडिंग ही चल रहा है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और यहाँ पर अब फर्स्ट आ रहा है एंड आई एक्सपेक्ट, समझाने के बाद कि मेरा बच्चा लोग आंसर करेगा। आई नेवर एक्सपेक्ट कि मैं बोलूँगा और मैं ही लिखूँगा और मैं ही करूँगा, ऐसा शायद मेरा स्टाइल में नहीं है, तो आप लोग बोलेंगे। चलिए स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला एंट्रीज, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन। When preference shares due for redemption, क्या मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर्स का वो दिन आ गया, वो बोल रहा है कि अब मेरा पेमेंट करना है आपको, तो उसका ड्यू डेट आ गया। प्रेफरेंस शेयर्स आपके लिए अच्छी तरीके से पता है, आउट ऑफ 8 टर्म्स लाइबिलिटीज होता है और उसे रिडीम करना है, तो रिडेम्पशन का ड्यू का एंट्री करना है। पैसा दिए नहीं है, देना बाकी है अभी, बट एक ड्यू का एंट्री करना है। तो इसमें से यदि मैं बोलूं कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में मेरा प्रेफरेंस शेयर्स खड़ा है एज ए लाइबिलिटी, अब यदि मैं रिडीम कर रहा हूं तो मेरा लाइबिलिटीज क्या होगा, कैंसिल, और कैंसिल करने के लिए लाइबिलिटीज को मैं क्या करूंगा, डेबिट। तो क्या होगा बताइए, तो बोलते हैं कि प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज माय लाइबिलिटीज डिक्रीजिंग, इसलिए डेबिट। सपोज कर लीजिए फेस वैल्यू 100 है तो 100, एंड यदि वो ना नुकर कर रहा है, रिडेम्पशन इशू के टाइम पे ही बात हुआ था कि रिडेम्पशन के टाइम पे वी माइट हैव टू पे एक्स्ट्रा, तो यदि मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, सो दैट एक्स्ट्रा इज लॉस टू मी या एक्सपेंस टू मी, तो मैं उस एक्सपेंसेस को डेबिट करूंगा। तो क्या एंट्री होगा, तो उसका हो जाएगा आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज माई एक्सपेंस, इंक्रीज होने से डेबिट हो गया। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपने लायबल है देने के लिए कितना, ये 100 प्लस ये 10, तो कितना देने के लिए लायबल है, 110। तो दैट्स वाई आप उसे क्रेडिटर बना रहे हो। तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, दिस इज टू बी डन विथ 110, दिस इज टू बी डन विथ 110। नरेशन में हो जाएगा बिंग, नंबर्स मेंशन करके प्रेफरेंस शेयर्स, अमाउंट मेंशन करके कि कितने रुपए का है ड्यू फॉर रिडेम्पशन। नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप पैसे दे दो भाई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपने 110 से क्रेडिटर बना लिया, पे करने का एंट्री बोलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मेरा लायबिलिटीज कट, डेबिट, और बैंक से पेमेंट कर देंगे तो कैश या बैंक क्रेडिट होगा। तो व्हेन पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे अपने, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने का एंट्री क्या हो जाएगा, तो बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिटेड, एंड बैंक क्रेडिट होगा। नंबर 3, आपने ये एंट्री बड़े आसान से बच्चा लोग बोल दिया था, बोलो कैसे, आपने पहला क्या किया था, देखो सन्ड्री एसेट से घटाया और साथ में इधर से आपने प्रेफरेंस शेयर्स को गायब कर दिया था। इस दो में देख लीजिए 35 से 5, तो ये एंट्री के माध्यम से वो बैलेंस शीट के माध्यम से आप देख रहे थे। नेक्स्ट, ये दो होने के बाद नेक्स्ट कहानी आता है कि ये जो प्रीमियम हम लोग दे रखे हैं एक्स्ट्रा, ये प्रीमियम एडजस्ट करना होगा। तो प्रीमियम हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे,
तो प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए आपके लिए मेंशन किया हुआ सेक्शन 52 कि आप प्रीमियम एडजस्ट कर सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से, और अदरवाइज आप पीएल से कर सकते हो, जनरल रिजर्व से कर सकते हो, कोई भी फ्री प्रॉफिट से कर सकते हो। तो मुझे ये प्रीमियम को राइट ऑफ करना है। नॉर्मली हर नॉमिनल अकाउंट की मौत पीएल में होती है, तो यदि ये छोटी कंपनी है तो ये पीएल में जाएगा, जनरल रिजर्व में जाएगा। तो लिखेंगे नंबर 3 फॉर एडजस्टिंग, नंबर 3 फॉर एडजस्टिंग premium on redemption of preference shares। प्रीमियम को एडजस्ट करने का क्या एंट्री होगा? तो बोलते हैं बहुत सिंपल, आप पीएनएल से कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कर सकते हो, आप जनरल रिजर्व से कर सकते हो, आप और कोई भी फ्री रिजर्व से कर सकते हो। एनी फ्री रिजर्व डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यदि सेक्शन 133 वाला बात बोलें कि कंपनी, यदि हमने जो ये लिया है तो हमने वो कंपनी का एग्जांपल लिया जो सेक्शन 133 का कंप्लायंस कर रही है। यदि सेक्शन 133 का कंप्लायंस नहीं करेगी तो सबसे पहले प्रायोरिटी में किसको यूज करेंगे पता है ना? जिसका लिमिटेड यूज होता है, एंड दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो नोट करके लिखेंगे, नोट, इफ क्लास ऑफ कंपनीज do not require to comply with AS specified under section 133 of the Companies Act 2013, then securities premium may be used for adjusting premium on redemption of preference share। एंड इस मेथड का लास्ट एंट्री नंबर 4, नंबर 4 सीआरआर बनाना। तो आपने सीआरआर बनाने के लिए क्या किया बताओ? कोई भी फ्री रिजर्व को यूज करके डेबिट किया, एंड आपने जो फ्री रिजर्व है उसको कैंसिल किया और आपने सीआरआर कर दिया। और वो किस लिए करते हैं आपको पता है ना? पता चल जाए सामने वाले को कि भाई ये मत मांगना, मैं पहले से ही 2 लाख रुपए में से चिल्लाते रहूं कि 2 लाख में से प्रॉफिट में से मैंने यूज कर लिया फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो क्या जो मेरी बेटर हाफ या मेरी स्पाउस है वो डिमांड करेगी क्या कि भाई आप पेमेंट कर दो? 2 लाख का फिर डिमांड नहीं करेगी। दैट्स वाई आपको सीआरआर बनाना पड़ता है। तो फॉर क्रिएटिंग सीआरआर बनाने का एंट्री आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, अदर फ्री रिजर्व डेबिटेड, एंड क्रेडिट हो जाएगा आपका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, जो कि कितना होता है? इक्विवेलेंट टू फेस वैल्यू ऑफ
प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड, उसके बराबर। बस ये चैप्टर में 4 एंट्री है। आप बताओ कि ये चैप्टर क्या आपको डिफिकल्ट लग रहा है? सिर्फ ये 4 एंट्री है और इतना इजी है। मैं यदि आप बोलूँ ना, पहला प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने, ड्यू करने का एंट्री, सब बच्चा बोलेगा सर ड्यू करना तो बहुत आसान है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिटेड, टू क्या हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने का एंट्री, वो एंट्री क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तीसरा बोलते हैं थर्ड एंट्री क्या चीज के लिए होगा, तो बोलते हैं थर्ड एंट्री होगा दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, सो फॉर द पर्पज ऑफ एडजस्टिंग प्रीमियम। तो एडजस्ट कर दो भाई, प्रीमियम एडजस्ट कहां से करेंगे, फ्री रिजर्व डेबिटेड टू प्रीमियम। और फोर्थ वन इज फॉर क्रिएटिंग सीआरआर। इतना ही है, बट रूल्स का दायरा नहीं टूटना चाहिए। तभी हम लोग सम्स करेंगे, किसके ऊपर सम्स कर रहे हैं, और जिन लोगों का मतलब छूट रहा है उनके लिए ग्रुप में डालेंगे, सारा चीज सिस्टमाइज कर देंगे, डोंट वरी। एक ही सम्स डिस्कस करेंगे खाली। सम्स अपने स्टडी मैट पर आ जाइए। स्टडी मैट पर बता रहा हूं, सम नंबर कॉलेज ग्रुप में आप एडेड हो, जो ग्रुप बना है उसमें आपका ये वॉइस मैसेज भी जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। और नंबर 2 मैं ये क्लिक करके आपको वो पिक्चर भी डाल दूंगा, ताकि डिपेंडेंसी वीडियोस आ जाएगा, कल आएगा, उसमें देरी होगा तो आपको लॉस नहीं होगा। आप जाइए, बिंदास होके जाइए, आपको आएगा। सम नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, नहीं वो हम लोग नोट देंगे, हर सम्स में नोट देंगे, सेक्शन 133 वाला। हाँ बिल्कुल एज्यूम करके करेंगे। अच्छा ये भी ध्यान रखना, कल क्लास है, कल क्लास है, ऑफ मत करिएगा। तो कल क्लास रख रहे हैं अपने, कल टेस्ट नहीं हो रहा है, कल क्लास हो रहा है, तो कंटिन्यूएशन होगा यहीं के आगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखना बेटा, बस आज का पढ़ाई इसी सम्स पे खत्म हो जाएगा, इसलिए ध्यान से कर लो। क्वेश्चन 1, टी लिमिटेड फर्निशेज यू विद द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड, 400 lakhs इक्विटी शेयर्स है, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each फुल्ली पेड 200। तो पहला कंडीशन कंप्लाइड कि फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। दूसरा रिजर्व इन सरप्लस में आप देख लो, कैपिटल रिजर्व है, फ्री नहीं होता है, कैपिटल रिजर्व फ्री नहीं होता है। शेयर प्रीमियम आपको पता ही है, यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो अभी फिलहाल फ्री नहीं है। और रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व इज फ्री रिजर्व। फंड एम्प्लॉयड इन आपका बोल रहा है फिक्स एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन 560, करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटीज नेट 340, टोटल बैलेंस शीट टैलीड है। द कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स ऑन 1 April 2015 at a premium of 10%. You are required to pass journal to record the above. तो आपको जर्नल करना है, जितना रूल्स पढ़े उसका उतना काम नहीं था, डायरेक्टली अपने सम्स कर रहे हैं। अब आप रूल्स सिर्फ और सिर्फ अपने, जब टेस्टिंग रूल आएगा ना कि हाँ ये सम्स है जिसमें टेस्ट करना है, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, तब वो थ्योरी काम आएगा, या डायरेक्टली थ्योरी लिखने आएगा तब सॉल्यूशन। हम लोग एज्यूम करेंगे हमेशा कि अ क्लास ऑफ कंपनी जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं विच बिलोंग्स टू क्लास विच बिलोंग्स टू अ कंपनी विच सेटिस्फाई और कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 133। हम लोग सारा एजम्पशन यही लेके करेंगे और इंस्टीट्यूट ने भी यही लिया है। हाँ जी,
स्पेसिफिकली मेंशन करेगा तो करना ही पड़ेगा, बट हम लोग यही एजम्पशन लेके सॉल्व करेंगे और हर बार लिखेंगे। जो हम लोग मन में सोच रहे हैं ना, ये हमारे मन में नहीं रहना चाहिए, सामने वाले को बता देंगे कि ऐसा होता है। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ड्राफ्ट द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज। ये क्रेडिट कॉलम हो गया, ये डेबिट, आप लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ T Limited. In the books of T Limited, journal entries डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले आपको ये ड्यू फॉर रिडेम्पशन करना है, टोटल 200 लाख है, 10% प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो फॉर दिस आपको एंट्री करना है प्रेफरेंस शेयर इज योर लाइबिलिटीज, तो यू विल राइट 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। डेबिट कॉलम में यू शुड राइट 200 lakhs एंड 200 lakhs का 10% यू हैव टू पे प्रीमियम, सो 10% प्रीमियम कैलकुलेट कर लीजिए, 20 आएगा। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डेबिटेड एंड दैट इज 20 एंड क्रेडिट होगा आपका, ये आप फंड 220 दोगे किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो यू विल क्रेडिट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 220। नरेशन में यू विल राइट बिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ड्यू फॉर रिडेम्पशन at a premium of 10%. नेक्स्ट आप लिखोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट करने का एंट्री करना होगा। सो नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट and bank credited $220 being preference shareholders claim settled। नंबर 3, जो प्रीमियम अपने यहां दिए हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो 20 डेबिट किए 20 lakhs, दैट वी नीड टू एडजस्ट। और अपने कहां से एडजस्ट करेंगे? तो बोलते हैं हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व में 260 है, तो वहां से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, शेयर प्रीमियम से यूज कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, आपको तो पता है। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, नोट डालेंगे कि ये कंपनी कौन सी कंपनी है, जो कि सेक्शन 133 में जो मेंशन किया हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका कंप्लायंस कर रही है, यानी बिग कंपनी है, बड़ी कंपनी है। तो आप यहाँ पे लिखोगे नेक्स्ट एडजस्ट करने का एंट्री, तो एंट्री होगा रेवेन्यू रिजर्व डेबिटेड एंड क्रेडिट हो जाएगा आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन।
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एंड दिस इज टू बी डन विथ 20, ये एंट्री 20 से होगा, 20 से। नरेशन में आप लिखोगे बिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन adjusted with profit otherwise available for dividend। अपना ज्ञान भी बताना है आपको, ऐसा नहीं कि केवल नरेशन डाल के छोड़ दिए। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, इस तरह का क्वेश्चन यदि आ जाए तो लॉटरी है। आपको 6 मार्क्स या 8 मार्क्स का ये पूछेगा, 4 ठो एंट्री रहेगा, फटाफट से कर दोगे। 10 मार्क्स का पूछेगा तो बैलेंस शीट के साथ पूछेगा, तो बहुत इजी है। जो जरूर एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो बहुत अच्छा बात होगा। लास्ट एंट्री बचा हुआ हमारा, लास्ट एंट्री क्या चीज़ के लिए होगा? तो बोलते हैं जितना फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड हुआ, और यदि रिडेम्पशन प्रॉफिट को यूज करके हुआ है तो उस केस में जितना प्रॉफिट का इस्तेमाल हुआ उतना सीआरआर बनाना पड़ेगा। तो आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा कितना? 200, क्योंकि यहां पे फ्रेश इशू है ही नहीं। तो अपने यहां लिखेंगे नंबर 4, रेवेन्यू रिजर्व डेबिटेड, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिटेड and capital redemption reserve credit। $200 lakhs being CRR created, being CRR created, ये एज पर प्रूडेंस होता है। समझाएंगे, वक्त आना अभी बाकी है तो इसलिए नहीं समझा रहे पूरा बात। नेक्स्ट नोट लिखेंगे जो कि एग्जाम में देना, ये सेल्फ नोट नहीं है, आपके लिए नोट है। तो एग्जाम में आपको क्या नोट देना है वो बात करें तो देना है कि आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज नहीं किया है। तो इट इज एज्यूम्ड दैट कंपनी का नाम क्या है? टी लिमिटेड, टी लिमिटेड required to comply with AS as per section 133 of CA 2013, Companies Act 2013. Hence, securities premium not utilized, not used for adjusting what? Premium on redemption of preference shares। एग्जाम में भी ये नोट देना है आपको, चाहे हर सम्स को यही एज्यूम करके करना है, अनटिल अनलेस बोल दे तो हर सम्स में ये नोट देना है, हैबिट में होना चाहिए कि देना ही है। आप अपने मन से कभी मत सोचना कि मुझे नहीं देना है, देना ही है आपको। क्लियर है? ये समझ में आया अच्छे से? कितने जन को शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट याद है? अच्छा, भूल चुके हैं, ध्यान है आपको अच्छे से? तो हर किसी को याद होना चाहिए। अगले क्लास में मैं बैलेंस शीट भी डिस्कस कर लूँगा। आज सिंस पहला क्लास है तो आफ्टर इस क्लास के बाद कुछ और चीज़ें भी समझानी है आपको,
तो ये क्लास मैं कोई होमवर्क के बिना छोड़ रहा हूँ आज, और टुमारो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, इसी के आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है ना। सो कल ये कंटिन्यू होगा टॉपिक। थैंक यू।